हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में जो गद्य विधाएं हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उन गद्य विधाओं में जो उपन्यास है वो चल रहा है। पीछे 2-3 क्लासें उपन्यास के बारे में हो गई है। आज जो उपन्यास का जो साम्यवादी या प्रगतिवादी जो भाग है वो हम देखेंगे। जो प्रेमचंदोत्तर उपन्यास है यानी प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद कालीन दो उपन्यास हमने देख लिए हैं जो उपन्यासों के भाग थे। ये जो प्रेमचंदोत्तर उपन्यास है उसमें जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास थे वो हमने देख लिए। आज हम जो साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, अगर आप लेना चाहिए तो उसको ले सकते हो। हिंदी साहित्य का इतिहास जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। अब बात करें हम जो साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास क्या है। तो साम्यवादी और जो प्रगतिवादी यानी जो हमारा हिंदी साहित्य है उस हिंदी साहित्य के अंदर जो साम्यवाद और जो मार्क्सवाद है यानी जो राजनीति के अंदर साम्यवाद और जो मार्क्सवाद था वही हमारे साहित्य के अंदर प्रगतिवाद नाम से फेमस हुआ या प्रसिद्ध हुआ। तो साम्यवाद, मार्क्सवाद और प्रगतिवाद तीनों एक ही चीज है, ठीक है। और इसके अंदर किस बातों को ध्यान में रखा गया, किस तरह का साहित्य लिखा गया, उनकी विशेषताओं की ओर हम ध्यान करते हैं। तो इसकी जो साम्यवादी जो उपन्यास थे इनकी क्या विशेषताएं थी, क्या विषय वस्तु थी, किसको माध्यम बनाकर इन्होंने उनकी जो और ध्यान हमारा आकर्षित किया, किस तरह का उपन्यास इन्होंने लिखा, किस प्रकार का जो वर्णन है वो इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। इन उपन्यासों में शोषक, क्योंकि जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद की जो मार्क्स था उसकी विचारधारा क्या थी कि जो मजदूर वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, उसके साथ में जो अन्यायपूर्ण बर्ताव किया जा रहा है, उनके साथ में जो भेदभावपूर्ण जो व्यवहार किया जा रहा है उसका अंत होना चाहिए। तो जो पूंजीवादी जो विचारधारा थी उसके ये विपक्ष में थी। मार्क्सवादी क्या थे, जो शोषण करने वाला जो वर्ग था उसके ये विपक्षी थे। तो इनमें क्या लिखा है कि इन उपन्यासों में शोषक एवं शोषित वर्ग के विभिन्न पात्रों के माध्यम से आधुनिक युग का राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। आगे देखिए। दूसरी विषय, इनमें सामाजिक क्रांति के व्यापक लक्ष्य को सामने रखकर जीवन की विभिन्न परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का अंकन यथार्थपरक शैली में किया गया। यानी जो जीवन की यथार्थ का मतलब हकीकत, हकीकत क्या है, उन हकीकत की जो परिस्थितियां उनको सामने रखा गया। इनके लेखन का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान पूंजीवादी सभ्यता यानी जो वर्तमान में जो पूंजीवादी सभ्यता है के दोषों, उसमें क्या दोष है, शोषक वर्ग के अत्याचारों, आर्थिक विषमता के दुष्परिणामों, शोषित वर्ग की दयनीय स्थितियों एवं समाज की यथार्थ परिस्थितियों का चित्रण करना है। यानी इस साहित्य में, इनके जो उपन्यासों में क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, यानी जो सर्वहारा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, उनके साथ में जो शोषण हो रहा है, आर्थिक जो विषमता है, यानी जो एक वर्ग है वो पैसे वाला है, जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, और एक वर्ग वो है जिसको 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। तो इन दोनों के बीच में जो ये तालमेल नहीं बैठ रहा था, इन तालमेल किस प्रकार बैठाया जा सके, ये जो बातें थी समाज के सामने प्रस्तुत करने का काम है इन जो साम्यवादी उपन्यास है इनके अंदर हमारे को देखने को मिलती है। अब जो साम्यवादी जो उपन्यास थे उनके अंदर लेखक कौन कौन से थे, तो पहला नाम है यशपाल का। 1903 में इनका जन्म हुआ था और 1976 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान की बात करें तो फिरोजपुर छावनी पंजाब में इनका जन्म हुआ था। दादा कामरेड 1941 उपन्यास का नाम है। देशद्रोही 1943 ईस्वी, ये यशपाल के उपन्यास है। पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी, मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी, अमिता 1956 ईस्वी, 12 घंटे 1964 ईस्वी, झूठा सच, ये जो महत्वपूर्ण उपन्यास है 1960 ईस्वी में 2 भाग। प्रथम भाग का
प्रकाशित हुआ था 1958 में, यानी प्रथम भाग 1958 में प्रकाशित हुआ था और द्वितीय भाग 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी, जो 1942 की क्रांति पर आधारित उपन्यास है, यानी 1942 में जो क्रांति हुई उस क्रांति पर आधारित है मेरी तेरी उसकी बात, जो यशपाल का उपन्यास है। यह प्रगतिवादी उपन्यास परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? यशपाल। झूठा सच देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित इनका सर्वश्रेष्ठ चर्चित उपन्यास है, जो मैंने आपको भी ऊपर बताया है। 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दूसरा भाग और प्रथम भाग 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जो देश की विभाजन, जो झूठा सच है, देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित इनका सर्वश्रेष्ठ चर्चित उपन्यास माना जाता है। आगे देखिए, आगे हमारा नाम आता है रांगे राघव। इनके उपन्यास है विषाद मठ, सीधा साधा रास्ता, बोने और घायल फूल, हुजूर, दायरे, कल्पना, प्रोफेसर, आखिरी आवाज। आगे 9 नंबर पे कब तक पुकारूं, ब्रज के नटों के जीवन का वर्णन, यानी जो ब्रज प्रदेश है उसके अंदर जो नट है उन नटों के जीवन का वर्णन किया गया कब तक पुकारूं उपन्यास में, जो रांगे राघव का उपन्यास है। अंधेरे के जुगनू आंचलिक श्रेणी का उपन्यास है, यानी जो अंचल विशेष को ध्यान में रख कर, यानी ग्रामीण जो परिवेश होता है उसको ध्यान में रख के लिखा गया उपन्यास है। 1953 ईस्वी, 1953 ईस्वी में है। किसका है? रांगे राघव का, अंधेरे के जुगनू। आगे मुर्दों का टीला, ये मोहनजोदड़ो का गणतंत्र, यानी मोहनजोदड़ो से संबंधित है मुर्दों का टीला, 1948 ईस्वी। चिवर 1951 ईस्वी में। राह ने रुकी 1958 ईस्वी। घरौंदे, ये मोस्ट उपन्यास है 1946 ईस्वी। रांगे राघव कई बार एग्जाम में पूछा गया घरौंदा उपन्यास किसका है, तो ये रांगे राघव का है। अमृत राय, अमृत राय उसके उपन्यास का नाम है बीज, 1953 ईस्वी। नागफनी का देश, हाथी का दांत और धुआं, ये इनके अमृत राय के उपन्यास है। इनका ज्यादा लंबा चौड़ा वर्णन नहीं है, इनके जो नाम देकर पूछा जा सकता है कि ये उपन्यास किसका है। यानी इसके अंदर मैंने वही वर्णन लिया है जो, यानी उपन्यास इनके बहुत सारे हैं पर जो 4-5 मैंने नाम लिया अक्सर इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही मैंने इसके अंदर ऐड किया। फालतू का कचरा वो मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश की है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण और एग्जाम के टाइम आप इसको अच्छे से पढ़ सको। क्योंकि जो लंबा चौड़ा वर्णन है वो तो गाइडों में खूब लिखा हुआ होता है और पूरा हम पढ़ भी नहीं पाते, इसलिए मैंने इनको शॉर्ट करने की कोशिश की है। भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है चित्रलेखा, 1934 ईस्वी। भूले बिसरे चित्र, ये 1959 है, मैंने 1059 लिख दिया, 1959 है, ठीक है, 1959। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, सामर्थ्य और सीमा 1962। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास में एक ऐसे परिवार का चित्रण है जिसमें पिता सामंतवादी एवं उसके 3 पुत्रों में से एक गांधीवादी, दूसरा आतंकवादी और तीसरा साम्यवादी। कहने का मतलब यह है कि इस उपन्यास में जो टेढ़े मेढ़े रास्ते, इस उपन्यास का जो नाम रखा गया है उसमें जो अलग अलग, यानी पिता है वो सामंतवादी है, उसके जो 3 पुत्र है उनमें से एक गांधीवादी है, दूसरा आतंकवादी है, तीसरा साम्यवादी है। यानी इसका जो मतलब समझ रहे हो आप कि 4 जो मेंबर है उन चारों की जो विचारधाराएं हैं वो आपस में मेल नहीं खा रही है, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। भूले बिसरे चित्र इनका सर्वप्रसिद्ध उपन्यास है, भूले बिसरे चित्र इनका सर्वप्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें 4 पीढ़ियों की परिवर्तनशील कथा का चित्रण किया गया है। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो भूले बिसरे चित्र लिखकर यहाँ पर जो लिखा है ये वर्णन भी इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि ये वर्णन किस उपन्यास से संबंधित है, यानी कौन सा उपन्यास है जिसमें 4 पीढ़ियों की परिवर्तनशील कथा का चित्रण किया गया है, तो भूले बिसरे चित्र। आगे देखिए, आगे नाम है अमृत नागर। महाकाल 1947 ईस्वी, सेठ बाकेमल 1955 ईस्वी, बूंद और समुंदर 1956 ईस्वी, शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी, ये कोठे वालियां 1961,
सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष, मानस का हंस, गोस्वामी तुलसीदास का जीवन वृत्तांत। आगे खंजन नयन, सूरदास का जीवन वृत्तांत। यानी खंजन नयन है वो सूरदास, यानी खंजन का मतलब, नयन का मतलब आंख होता है, खंजन का मतलब जो खंडित हो, तो सूरदास उनकी आंखें नहीं थी, तो खंजन नयन ये सूरदास के जो जीवन का वृत्तांत है उससे संबंधित उपन्यास है 1981 ईस्वी। बूंद और समुद्र इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें बूंद व्यक्ति का तथा समुद्र समाज का प्रतीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि समुद्र बड़ा होता है तो इसलिए समाज हो गया, और बूंद छोटी होती है तो व्यक्ति हो गए। तो ये तो याद रहने वाली बात है और आप इसको याद कर भी सकते हो। थोड़ा एग्जाम में आपको दिमाग भी लगाना होता है, क्योंकि हर चीजें याद नहीं होती है। आप जैसे इसका अगर आपको जैसे बूंद और समुद्र नाम आ गया तो वहां पर आपको याद नहीं है कि बूंद किसका प्रतीक है और समुद्र किसका प्रतीक है, तो वहां थोड़ा दिमाग लगाए, क्योंकि समुद्र बड़ा होता है तो समाज बड़ा होता है, और जो हमारा बूंद छोटी होती है तो व्यक्ति एक अकेला छोटा होता है। तो इस प्रकार आप थोड़ा दिमाग लगाए कि इस ऐसी क्वेश्चन है उनको हल कर सकते हो, पूरी चीजें याद नहीं रहती। उसके बाद में उपेंद्र नाथ अश्क, जन्म 1910 ईस्वी, जालंधर पंजाब। यानी उपेंद्र नाथ अश्क का जो जन्म है जालंधर पंजाब में हुआ था। सितारों का खेल 1937 ईस्वी, पहला उपन्यास है। यानी सितारों का खेल है उपेंद्र नाथ अश्क का पहला उपन्यास है। गिरती दीवारें 1947 ईस्वी, गरम राख 1952 ईस्वी, शहर में घूमता आईना 1963 ईस्वी। यानी ये जो उपन्यास है वो साम्यवादी उपन्यास थी। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरा भाग यानी जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है वो हमने देख लिए, और जो साम्यवादी उपन्यास है वो हमने अभी वर्तमान में पढ़े हैं। अब इसके बाद में जो तीसरा भाग आता है वो आता है ऐतिहासिक उपन्यास या व्यक्तिवादी उपन्यास। तो ऐतिहासिक उपन्यास और व्यक्तिवादी उपन्यास है, इनके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।